इस वीडियो में हम रीजनलिज्म इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर वर्ल्ड सिंस 1991 पॉलिटिकल साइंस का उसका ये एक टॉपिक है। तो पिछले वीडियो में हमारा कहाँ तक हुआ था कि मल्टीपोलैरिटी एंड रीजनलिज्म यहाँ तक हो गया था हमारा। तो अब इधर से चालू करेंगे रीजनलिज्म इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। तो रीजनलिज्म इज एन इम्पोर्टेंट इशू इन इंटरनेशनल रिलेशंस. Countries come together either create either create or join some regional organization. These organizations may be based on geographic proximity or on common political, ideological, economic, etc. concerns. तो यहाँ क्या बताया कि रीजनलिज्म एक इम्पोर्टेंट इशू है इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब जो भी अलग अलग कंट्री का रिलेशन है। तो रीजनलिज्म मतलब एक पर्टिकुलर रीजन, जैसे कि एशियन रीजन, तो उधर का एक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि सार्क हो गया, आशियान हो गया, या फिर एज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका ये कौन से मतलब किसके बेसिस पे हो सकते हैं? या तो फिर ये ज्योग्राफिक प्रोक्सिमिटी, मतलब जो कंट्रीज आसपास है उनका ये ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या फिर जो कंट्रीज आइडियोलॉजिकल सेम आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर फॉलो करते हैं, या फिर एक कॉमन पॉलिटिकल गोल होता है, या फिर एक कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, उनका ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये अलग अलग कंसर्न्स रहते हैं। तो अभी क्या बताया कि वाइल जोग्राफिकल लिंकेजेस आर इम्पोर्टेंट, समटाइम्स सम फंक्शनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज become the basis of regional cooperation. This can be areas like transport and communication, energy, health, etc. The process of regionalism usually begins with a political dialogue among the participants. Similar ideological perspectives or economic concerns may also help the process of dialogue. Such a dialogue may lead to the creation of an organization. तो जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो उसमें जोग्राफिकल लिंकेजेस, मतलब जो भी जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो या फिर बांग्लादेश, ये सब। तो इनका ये जोग्राफिकल लिंकेजेस है, मतलब ये एक दूसरे से मतलब आसपास है, और इनका थोड़ा जो क्लाइमेटिक कंडीशन ये सब हो गया, ये थोड़ा सेम सेम है। तो इसका हम जैसे कि देख सकते हैं कि ये इन कंट्री में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, या फिर रोड या इनका ट्रांसपोर्ट जो भी रोड के थ्रू है, वो इतना लिंकेज मतलब इतना कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टिविटी। तो इन लोग बाद में ये पांचों कंट्रीज़ जो आसपास में है, जैसे कि साउथ एशियन कंट्रीज हो गए, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, और अपना इंडिया और पाकिस्तान, और दो तीन कंट्री, तो ये सब साथ में आएंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और उसको एक नाम दे देंगे। तो उसी तरह यही इसमें बताया गया है। तो ये जो जब ऑर्गेनाइजेशन लोग बनाते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये फिलहाल स्टार्टिंग में तो इनका जो कंट्री के हेड रहते हैं, जैसे इंडिया का हो गया प्रेसिडेंट ही, लेकिन वो नहीं जाते, प्राइम मिनिस्टर हो गए या फिर कोई पॉलिटिकल ऑफिशियल हो गए, वो इन लोग जाते हैं और इन लोग बात करते हैं, इनके बीच में डायलॉग होता है, फिर बाद में इन लोग धीरे धीरे इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा काम करेगा, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या प्रिंसिपल्स रहेंगे, वो डिसाइड करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और फिर उसमें इन लोग अपने कंट्री के हेल्थ को लेकर, अपने कम्युनिकेशन और उनका हेल्थ, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, ये सब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, और कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन सा एक साथ हो गए इन लोग मिल के, तो उसके बारे में डायलॉग डिस्कशन करते हैं लोग। तो इसकी वजह से बाद में ये एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। तो जैसे अभी इधर बताया कि इन 1940s एंड 1950s रीजनलिज्म इन एशियन अफ्रीका फोकस्ड ऑन अ पॉलिटिकल डायलॉग बिटवीन कंट्रीज। तो 1940s और 1950s के बीच में तभी एशिया और अफ्रीका में जो रीजनलिज्म ये चल रहा था, मतलब एशिया और अफ्रीका रीजन में, तो वो मेन किसके ऊपर उसका फोकस था? पॉलिटिकल डायलॉग, मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम या फिर उसके रिलेटेड था, ना कि कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर से हो या फिर ऐसा कुछ इकोनॉमिक्स से हो या फिर आइडियोलॉजिकल बेस हो, वैसा नहीं था, वो एक पॉलिटिकल डायलॉग था। तो इन यूरोप द फोकस वाज ऑन इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो यूरोप में जो यूरोपियन यूनियन है बनाया गया बाद में यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा, तो वो उसका मेन फोकस क्या था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो कंट्री का, उनका मतलब इकोनॉमिक कॉपरेशन, मतलब एक कंट्री दूसरे से कॉपरेट कर पाए, इसलिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन को बनाया। तो या फिर इधर एग्जांपल दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरोप क्रिएटेड द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। तो इन्होंने यूरोपियन कोल एंड स्टील, ताकि इसमें अच्छे से कॉर्पोरेशन, हर कंट्री अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आ जाएगी, उन लोग सब एक ही मेंबर है, तो उन लोग एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे अच्छे से एकदम। तो इसलिए उन्होंने यूरोप
ने क्या बनाया, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाया यूसीएससी 1951 में, और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाया ईईसी 1957 में। और दूसरा तीसरा है कि यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो यूरोपियन एटॉमिक नाम से मालूम पड़ता है कि एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मतलब ये लोग एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो भी रिसर्च होगी, डेवलपमेंट होगा, वो इधर जो भी मेंबर कंट्रीज रहेंगे वो इसमें काम करेंगे उसके ऊपर, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। तो इसका शॉर्ट में इसको क्या बोल सकते हैं हम, यूरेटम 1958 में बनाया गया। तो आप देख सकते हैं 1951, 57, 58 ऐसा, मतलब पहले कोल और स्टील पे, बाद में इकोनॉमिक कम्युनिटी मतलब इकोनॉमिक से रिलेटेड बनाया गया, फिर बाद में थर्ड में एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड एक एजेंसी बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। तो 1960s, in 1960 the concept of regional cooperation spread to Asian Association of Southeast Asian Nations was created in 1960। तो ये जो कॉन्सेप्ट था रीजनल कोऑपरेशन का, मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री से कोऑपरेट कैसे करे, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो ये आइडिया कि ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, ये फिर एशिया में भी फैल गया, मतलब 1960s आते आते। तो उसकी वजह से ये जो मतलब चल रहा था रीजनलिज्म, रीजनल कोऑपरेशन, तो उसके बेसिस पे एशियन कंट्रीज़ ने ये बनाया ऑर्गेनाइजेशन, आशियन ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मतलब ये एसोसिएशन है जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन से, मतलब ऐसा साउथ ईस्ट एशियन नेशन मतलब हमारा थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब, ये हमारे कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, ये सब साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। मतलब इंडिया के थोड़ा साउथ और ईस्ट के बीच में आते हैं वो, उन कंट्रीज़ को हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इन कभी बनाया गया था 1967 में। तो इन 1960 में हम देखते हैं कि वी सॉ द ग्रोथ ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक इश्यूज। सम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक नेटो फोकस्ड ऑन सिक्योरिटी इश्यूज। तो 1960 में हमने क्या देखा कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मेन फोकस किसके ऊपर करता है कि इकोनॉमिक इश्यूज, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हो गया, और फिर बाद में वाटर कनेक्टिविटी, ये सब, मतलब कि कैसे इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं हम, कैसे हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है कोई, कैसे उसको एकदम इम्प्रूव कर सकते हैं, उन इश्यूज़ पे ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता था और उधर डिस्कशन होता था। और लेकिन बाद में अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नेटो, मतलब वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका इंडिया भी पार्ट है, तो उसका मेन फोकस, लेकिन जिसके पता सिक्योरिटी इश्यूज, मतलब कि उस रीजन की सिक्योरिटी कैसे मतलब मेंटेन की जाए, मतलब अगर कुछ टेरर अटैक हुआ तो उसको कैसे प्रिवेंट करें, या फिर और दूसरे कुछ इश्यूज, साइबर इशू, साइबर, लेकिन उस टाइम पे इतना साइबर इशू नहीं था, मतलब साइबर अटैक या फिर हैकिंग ये सब, लेकिन मेन टेरर था, मतलब सिक्योरिटी इशू वही मेन था, या फिर कंट्री के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, मतलब एक दूसरे जैसे पाकिस्तान और इंडिया का हमेशा चलता रहता है, चाइना और इंडिया का भी चलता रहता है। तो वैसे ही मतलब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना के एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इसलिए उसको प्रिवेंट करना, ये मैंने नेटो का फोकस था। और टेरर को प्रिवेंट करना, टेररिज्म मतलब जो भी उसको प्रिवेंट किया जाए, या फिर टेररिज्म एक्ट को अवॉइड किया जाए, कैसे मतलब रिजॉल्व कर सकते हैं वो सब। तो पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद, जो पोस्ट कोल्ड वॉर एंड हुआ उसके बाद द रीजनल organization started to focus on the issues of trade. We see the creation of trade blocks during this period। तो कोल्ड वॉर एरा के बाद जो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने फोकस किसके ऊपर किया कि ट्रेड के ऊपर, कि ट्रेड कैसे किया जाए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर मेन उनका फोकस रहा। तो जब इनका मेन फोकस या फिर इशू ट्रेड का था, उसके ऊपर जैसे बढ़ने लगा या फिर उन्होंने फोकस करना चालू किया, तो उन्होंने ट्रेड ब्लॉक्स बना दिए, अलग अलग ट्रेड ब्लॉक्स बना दिए, जो कि अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अ, तो अभी ट्रेड ब्लॉक क्या होता है वो हम देखते हैं, इधर इस बॉक्स में दिया गया है कि अ ट्रेड ब्लॉक इज क्रिएटेड व्हेन अ ग्रुप ऑफ नेशंस मेक स्पेशल agreements regarding their economic relationship with each other. The agreement generally focus on the relaxation or elimination of trade barriers. The most common types of trade barriers are tariffs, टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स। टैरिफ्स का मतलब जो इम्पोर्ट्स पे टैक्स लगाते हैं, और कोटास मतलब लिमिट ऑन द क्वांटिटीज ऑफ वेरियस इम्पोर्ट्स। तो ट्रेड ब्लॉक कब बनाया जाता है, जब कोई भी जैसे कि कंट्री है, जैसे इंडिया हुआ, अमेरिका हुआ, ये दो कंट्री है, तो इन लोग ट्रेड ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं, मतलब इन लोग एक ट्रेड ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं, या फिर इंडिया हुआ, अमेरिका हुआ, जापान हुआ, और उसमें हम एक और कंट्री ले लेते हैं जैसे कि
कनाडा हुआ, इनका एक ट्रेड ब्लॉक बन गया, तो इन लोग एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे चाहे आपस में। और उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट या फिर इनका इकोनॉमिक रिलेशन कैसा होना चाहिए इन कंट्रीज़ का, उन लोग अपने कैसे एक एक प्रोडक्ट या फिर जो भी इनका रहेगा उसके ऊपर छूट कैसे देंगे, मतलब कि आपको हाँ आप टैक्स मत लगाइए हमारे गुड्स के ऊपर, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं आपको, या फिर अब हम आपसे जो इंपोर्ट लेते हैं उसके ऊपर वो दूसरी कंट्री बोलेगी आप मत लगाओ। तो ऐसा इनका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा और इन लोग फिर बाद में एक ट्रेड ब्लॉक बनाते हैं ताकि इनका ट्रेड थोड़ा बूस्ट करे और इनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिले इनको। तो जैसा कि इसमें क्या रहता है कि जो ट्रेड बैरियर्स रहते हैं, ट्रेड बैरियर्स मेन कौन से रहते हैं, मेन मोस्ट एकदम कॉमन टाइप के। पहला तो रहता है टैरिफ और एक कोटा। टैरिफ मतलब रहता है जो इंपोर्ट्स हम करते हैं ना, जैसे अमेरिका से हमने कुछ लिया, जैसे कि एप्पल का आईफोन मतलब हमारे इंडिया में आया मतलब अमेरिका से, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है मतलब हमें एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ते हैं, उसे बोलते हैं टैरिफ। और कोटा मतलब कि हम क्वांटिटी में जब कुछ हमारी कंट्री मंगा रही है प्रोडक्ट्स या फिर गुड्स, तो उसके ऊपर जो लिमिट रहती है कि आप एप्पल के 10 फ़ोन ही मतलब मंगा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसे कोटा या फिर लिमिट बोलते हैं, लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ वेरियस इंपोर्ट। मतलब हम जो इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर लिमिट की इतना ही आप मंगा सकते हैं एक बारे में, तो उसे हम कोटा बोलते हैं। तो ये ट्रेड ब्लॉक के बारे में। तो अभी एक क्या बोलते हैं कि जो इम्पोर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थे कोल्ड वॉर के बाद बने या फिर थे मतलब पहले से, तो उससे हम देखते हैं कि कौन कौन से थे। पहला तो था यूरोपियन यूनियन, इधर दिया है यूरोपियन यूनियन। तो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फॉलोड बाय कोल्ड वॉर, गिव राइज टू अ constant instability which has always motivated the European countries to come together। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था मतलब 1939 से 45 के बीच में, तो उसके बाद ही कोल्ड वॉर चालू हो गया। तो ये सब बड़े ऐसे इंसिडेंट होने लगे, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी एकदम मतलब होने मतलब चालू हो गई। इंस्टेबिलिटी मतलब उनका इकोनॉमी अच्छे से नहीं था, या पॉलिटिकल सिस्टम भी एकदम मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो या फिर कॉपरेशन मतलब कंट्री सब जगह एकदम मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रहा था पूरे वर्ल्ड में ये सब इंसिडेंट के कारण। तो उसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या सोचा कि हम एक साथ आते हैं और एक यूनियन बनाते हैं हम सब का, जिधर एकदम हम अच्छे से कोऑपरेट करेंगे, अलग अलग इश्यूज़ पे डिस्कशन करेंगे और एक साथ हमारी सहमत देंगे कोई भी इशू पे। तो उसकी वजह से उन्होंने यूरोपियन यूनियन बना दिया इन कंट्रीज़ ने। तो यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में बना था। तो उसका मेन क्या एम था कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़े, मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री को रिलैक्सेशन दे टैक्स पे, ट्रेड पे, या फिर उसका जो गुड्स का मूवमेंट हो वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इजी मूवमेंट हो, एकदम प्रॉपर, एकदम ना कोई चेकिंग हो या फिर एकदम मतलब प्रॉब्लम ना हो। उस तरह से उन्होंने उनका मेन एम था वो वाला। तो उसके बेसिस पे यूरोपियन यूनियन बनाया। तो उनका और आइडिया क्या था कि जो कंट्रीज़ है वो एक दूसरे के साथ एकदम इंडिपेंडेंटली मतलब इकोनॉमिक ट्रेड करे, और जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो। नहीं तो अगर कोऑपरेशन नहीं है तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है कि हम ऐसा भी बोल सकते कि हम आपके ये गुड्स पे हम ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, या फिर जो कोटा है उसको एकदम घटा देंगे कि आप इतना इतना ही कर। तो अगर उन लोग ऑर्गेनाइजेशन एक के अंदर ही आ जाएगा, मतलब सब एक दूसरे के मेंबर ही एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रहेंगे, तो उन लोग चांसेस है कि उन लोग थोड़ा ये जो अवॉइड करेंगे कॉन्फ्लिक्ट के, ताकि कॉपरेशन मेंटेन रहे और ऑर्गेनाइजेशन बरकरार रहे, ना कि ये फिर से यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है ये बिखर जाए। तो इसके बेसिस पे बनाया गया था। और फिर बाद में धीरे धीरे यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी हमने देखा था बनाया गया, और बाद में EEC बनाया गया ऐसे ही 1954 और 757 में। और बाद में ये जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थे इनको एकदम ये मर्ज हो गए, और उससे बाद में यूरोपियन कम्युनिटी बोला गया। ये सब ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हो गए एक दूसरे में, मतलब एक ही अंडर के यूरोपियन कम्युनिटी के अंडर मतलब इन्हें कहा गया। और 1973 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ यूरोपियन पार्लियामेंट बनाने के लिए इन सब कंट्रीज़ में। तो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सिंगल मार्केट फॉर द यूरोपियन यूनियन बिगन इन द 1980s एंड वाज कंप्लीटेड इन 1993। तो ये जो प्रोसेस था कि एक सिंगल मार्केट हो, मतलब पूरे यूरोप में जितने भी कंट्रीज़ मतलब कंट्रीज़ हो, भले हो स्पेन हो, फिर बाद में नेदरलैंड हो,
फिर बाद में जो भी यूके हो या फिर फ्रांस है, इटली है, जितने भी कंट्रीज़ हैं वो एक सिंगल मार्केट, ना कि एक अलग अलग कंट्री का, मतलब जैसे अलग अलग मार्केट है तो वो सिंगल मार्केट रहेगा तो क्या होगा, गुड्स का मूवमेंट अच्छा होगा, लोगों का अगर वो इस कंट्री से उस कंट्री में जाना है काम के लिए तो भी इजी मूवमेंट होगा उसको, एकदम मतलब इजी अच्छे से एकदम सिंपल एकदम कर पाए, ना कि कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़े, चेकिंग की ज़रूरत पड़े। तो उसकी वजह से सिंगल मार्केट बनाया गया। और ये जो प्रोसेस था ये 1980 से 1993 आने तक कंप्लीट हो गया पूरा एकदम। तो जो मैस्ट्रिट ट्रीटी, मतलब मैस्ट्रिटेट एक मतलब यूके या किधर, तो ये जगह का नाम है मैस्ट्रिट। तो लग याद नहीं आ रहा अभी ये कौन सी जगह में, मेरे को वहाँ भी याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो उधर एक मैस्ट्रिट ट्रीटी साइन हुई 7 फरवरी 1992 में, जिसके तहत यूरोपियन यूनियन बनाया गया, मतलब उसके अंडर पे, उसके बेसिस पे यूरोपियन यूनियन बनाया, जो कि एक सब 29 या 28 कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस ट्रीटी से क्या हुआ कि जो स्पीयर्स थे, अलग अलग स्पीयर्स, कौन से, इंटरनल अफेयर्स के, जुडिशियल मैटर्स और फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसीज़, ये इनके ऊपर मतलब कॉपरेशन इनमें ज़्यादा बढ़ गया। मतलब फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी, मतलब हर कंट्री की फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, और फिर बाद में इनका जुडिशियल मैटर, मतलब कुछ केस से रिलेटेड इन्वॉल्व कुछ है, या फिर इंटरनल अफेयर्स कैसे इनको हम करेंगे रिजॉल्व, वो सब इनका डिस्कशन होने लगा। और ये जो यूरोपियन यूनियन में से अभी फ़िलहाल 30 जनवरी या 31 जनवरी 2020 को एक कंट्री, मतलब यूके, बाहर निकल गया, और उसे हम ब्रेग्जिट बोलते हैं। मतलब वो यूरोपीय ब्रेग्जिट, मतलब ब्रिटेन, BRE एक्स ऐसा, मतलब ब्रेग्जिट उसको नाम दिया गया, मतलब ब्रिटेन का एग्जिट हो रहा है यूरोपियन यूनियन में से, तो इसलिए उसे ब्रेग्जिट बोला जाता है। तो वो 2016 से वो ट्राई करा कि हम बाहर निकले, और बाद में वो आज 31 जनवरी को बाहर निकल गया है। हम न्यूज़ में आपने देखा होगा, अगर आप फॉलो करते होगे तो ये देखो, ये सब यूरोपियन यूनियन मेंबर इन द यूरोजोन, ये लाइट में है जो कलर, ये यूरोपियन मेंबर इन द यूरोजोन में, मतलब यूरोपियन यूनियन के जोन में जो मेंबर है उनको बताया गया है। और ये जो डार्क है, यूरोपियन मेंबर नॉट इन द यूरोजोन। तो ये डार्क वाला है, मतलब ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर है पर यूरोजोन के अंडर में नहीं आते, वो है। तो तो कौन से जो ये सब आप देख लो कौन से कंट्री है, डेनमार्क हुआ, यूनाइटेड किंगडम, ये अभी सेपरेट हुआ है। यूनाइटेड किंगडम एकदम डार्क में जो दिया है, जो यूरोजोन में आता है, ये अभी ब्रेग्जिट हुआ है इसका, मतलब यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया है ये। तो ये हो गई, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, लग्जमबर्ग हुआ, इटली, मैंने वो कहा था आपको, सॉरी नॉर्वे नहीं है इसमें, नॉर्वे इसका पार्ट नहीं है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये सब है। तो अब अच्छे से देख लो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें और क्या दिया था कि ये इस ट्रीटी से क्या हुआ, एक इकोनॉमिक यूनियन बन गया इन सब कंट्रीज़ का। तो ये जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान की अलग करेंसी है, इंडिया की अलग करेंसी है, और फिर बाद में हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं, हाँ, अफगानिस्तान की अलग कंट्री है, चाइना की अलग, सॉरी, करेंसी है। मतलब करेंसी, मतलब जैसे हमारा रुपये हुआ, या फिर दुबई का दिरहम, या फिर दीनार, ऐसा कुछ नाम है। या फिर चाइना के जैसे चाइना की कौन सी है, येन, या फिर ऐसा कुछ नाम है, अभी याद नहीं आ रहा। तो ये सब हर कंट्री की अलग अलग करेंसी है। लेकिन यूरोपियन यूनियन जब इनका ऑर्गेनाइजेशन बना, तो हर कंट्री की, जैसे स्पेन हो गया, ब्राज़ील हो गया, या फिर सॉरी ब्राज़ील नहीं, पोर्चुगल, फ्रांस, मोनाको, ये जर्मनी, तो इन सब कंट्रीज़ की एक ही करेंसी होने लगी, जिसे नाम दिया गया है यूरो। ऐसा नहीं कि मतलब इस कंट्री में आप जाएंगे तो इधर पाउंड है, तो उधर डॉलर हो जाएगा, इधर रुपये हो जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब कौन सी भी आप कंट्री में जाओ, इस यूरोपियन यूनियन की जो भी मेंबर कंट्री है, वो उधर किधर भी जाओ, आपको सब जगह आप यूरो यूज़ कर सकते हो। तो उसकी वजह से यूरो इस ये ईजी हो गया एकदम, मतलब लोगों के लिए इधर एक कंट्री से दूसरे जाना, क्योंकि उनको एक्सचेंज नहीं करना पड़ता था अमाउंट। मतलब अगर इधर यूरो है, उधर जाकर उनको पाउंड में या फिर डॉलर में कन्वर्ट कराना नहीं पड़ता था, क्योंकि सब जगह एक ही करेंसी चलता था, कौन सा, यूरो। उसका सिंबल भी दिया गया, आप देख सकते हैं। तो वो ऑफिशियल करेंसी था 19 कंट्रीज़ का, 28 कंट्री में से जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर थे। तो वो दिस ये जो कंट्रीज है, इनको एकदम यूरोजोन बोला जाता है। दिस कंट्रीज आर कलेक्टिवली नोन एज द यूरोजोन। जो यूरोप के यूरो यूरोजोन के अंदर आते हैं, उन्हें यूरोजोन में मतलब कहा गया इन कंट्री को कलेक्टिवली।
तो ये जो प्रोसेस था यूरोपियन कोऑपरेशन का, मतलब हर कंट्री एक दूसरे को कोऑपरेशन करेगी, ये मेन इकोनॉमिक यूनियन के बेसिस पे था। और ये बाद में धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइजेशन में बन गया जो अलग अलग इश्यूज पे मतलब डील करता है, पॉलिसी बनाता है। जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, या फिर इन्वायरमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, एक्सटर्नल रिलेशंस मतलब एक्सटर्नल रिलेशन मतलब हमारा हमारा यूनियन का दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन कैसा रहेगा। और बाद में हमारी कंट्री की जो भी यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है, इसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी मतलब कैसी मेंटेन होनी चाहिए। और माइग्रेशन, एक एक इंसान मतलब एक इंडिविजुअल दूसरी कंट्री में कैसे मतलब जा सकता है, उसका माइग्रेशन कैसे हो सकता है, उसके रूल्स क्या रहेंगे, वो सब उन्होंने बना दिए। तो इधर ये जो यूरोपियन यूनियन की करेंसी मतलब जो 19 कंट्रीज़ की करेंसी ऑफिशियल, उसके बारे में थोड़ा डेटा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप देख लो। जैसे कि दिया गया यूरोपियन यूरो कभी लॉन्च हुआ था मनी मार्केट में वर्ल्ड के, वो 1 जनवरी 1999 को हुआ था। तो ये एक यूनिट ऑफ एक्सचेंज मतलब जैसे डॉलर के बदले हमें यूरो लेना है, तो वो यूनिट ऑफ एक्सचेंज हुआ, मतलब जैसे रुपी के बदले डॉलर या डॉलर के बदले रुपी। तो ये यूनिट ऑफ एक्सचेंज फॉर ऑल द यूरोपियन यूनियन स्टेट्स एक्सेप्ट द यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन एंड डेनमार्क। मतलब ये इन तीनों कंट्री के छोड़ के यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन एंड डेनमार्क, बाकी सबके लिए एक यूरोपियन यूरो मतलब एक यूनिट ऑफ एक्सचेंज हुआ। मतलब उन लोग एक कोई भी दूसरा करेंसी उसके बदले में यूरो मतलब दे ले सकते हैं ऐसा। तो जोग्राफिक और इकोनॉमिक रीजन डेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द यूरोपियन कंट्रीज हैव फुल्ली इनकॉर्पोरेटेड यूरो एज द नेशनल करेंसी नोन एज यूरोजोन। मतलब जिन कंट्रीज ने एकदम एक्सेप्ट यूरो को एकदम पूरा अपना नेशनल करेंसी माना है, उसे हम यूरोजोन कहते हैं। तो अभी जैसे ये देखा कि द क्रिएशन ऑफ स्केंजन एरिया इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ये स्केंजन एरिया क्या है मैं बताने वाला हूँ आपको। तो ये मतलब मेन बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जाता है यूरोपियन यूनियन का। तो ये जो स्केंजन एग्रीमेंट है कवरिंग द एब्लिशमेंट ऑफ इंटरनल बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज वाज साइंड इन 1985। द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द 5 यूरोपियन कंट्रीज, mainly the France, Germany, Belgium, Luxembourg, and Netherlands. In Schengen, a small village in the southern Luxembourg, the Schengen visa is the most common visa for Europe. The Schengen area is an area without internal borders. तो ये स्केंजन एरिया क्या होता है कि ये एक स्केंजन एग्रीमेंट हुआ था 5 कंट्रीज के बीच में 1985 में। वो कौन से कंट्री थे जो इस एग्रीमेंट के अंडर आते थे? वो तो 5 यूरोपियन कंट्री थे, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नेदरलैंड हुए ये सब। तो ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इन पांचों कंट्री के बीच में, एक गांव में, छोटा सा विलेज है सदर्न लग्जमबर्ग में। आप लग्जमबर्ग इस मैप में देख सकते हैं, ये रहा लग्जमबर्ग हमारा, ये देख लो आप। तो ये लग्जमबर्ग था, इसके एक छोटे से गांव में स्केंजन में, सदर्न लग्जमबर्ग में ये आता है। तो उधर एग्रीमेंट साइन हुआ कि हमारा जो भी बाउंड्री है, हम सब पांचों कंट्रीज के बीच में जो भी बाउंड्री है वो हम एकदम मिटा देंगे। मतलब ताकि जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बॉर्डर है, हाँ, इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो उसके उधर से इंडिया से पाकिस्तान में जाने के लिए हमें वीज़ा लेना पड़ता है, या फिर हम ऐसा मैन्युअली हम क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या फिर एक गांव से दूसरे गांव बिना परमिशन लिए आराम से जा सकते हैं। तो वैसे ही एक कंट्री से अगर दूसरे कंट्री में जाना तो वीज़ा लगता है, परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ये पांचों कंट्री ने एग्रीमेंट बनाया कि हम हमारे जो लोग हैं उनका ईजी मूवमेंट हो, इसलिए हम इंटरनल जो बॉर्डर है हमारे बीच में, एक कंट्री से दूसरे के बीच में, वो हम मिटा देंगे। और उससे हमारा हमारे जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनका इजी मूवमेंट हो एक दूसरे से दूसरी कंट्री, इसलिए ताकि उनका टाइम भी बचे और फालतू के डॉक्यूमेंट्स ना बने। ये मैंने इसका मतलब इसलिए इसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत इजी नहीं है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना। लेकिन इन्होंने ये एकदम मतलब अच्छे से कोऑपरेट करके एग्रीमेंट बनाया, और वो भी 1985 में। और बाद में ये जो स्केंजन एरिया, ये इधर जैसे हमने बोला कि इसमें इंटरनल बॉर्डर नहीं होती इन कंट्रीज के बीच में। इन दिस एरिया नेशनल्स ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड इवन नॉन ईयू नेशनल्स, including business people and tourists, can travel from one country to
कंट्री फ्रीली एंड इजीली। तो ये जो स्कैंडिनेविया मतलब पांचों कंट्रीज मतलब लग्जमबर्ग हुआ, जर्मन हुआ, फ्रांस हुआ, और दो बाकी के दो कंट्रीज थे। इन कंट्री में अगर एक यूरोपियन यूनियन का सिटीजन है, तो उसको अगर एक से दूसरी कंट्री में जाना है, मतलब जर्मनी से अगर उनको फ्रांस या इटली जाना है, तो उन्हें वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आराम से एकदम जैसे कि एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं, वैसे इन लोग आराम से मूव कर सकते हैं। या फिर जो नॉन यूरोपियन यूनियन मतलब कौन से भी यूरोपियन यूनियन या फिर उसमें जो कंट्री आती है यूरोप में, उसके भी सिटीजन नहीं है, जैसे कि इंडिया का ही कोई बिजनेस पर्सन है या फिर कोई टूरिस्ट है जैसे कि, तो वो अगर घूमना चाहे तो इन कंट्री में मतलब लग्जमबर्ग, जर्मनी, फ्रांस, इटली, तो इन कंट्रीज़ में अगर एक लग्जमबर्ग से या फिर जर्मनी से इटली जाना है, तो वो आराम से एकदम मूव कर सकता है, उससे कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इधर से उधर जा सकता है। क्योंकि इधर बताए, देखो आप देख लो, बताया गया है कि उनको दे डू नॉट हैव टू गो थ्रू चेक्स एंड कंट्रोल्स व्हेन दे पास फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, मतलब इजीली एकदम कुछ चेकिंग नहीं होगी बॉर्डर पे, एकदम इजीली। तो आज 28 कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन आर पार्ट ऑफ द स्कैंडिनेवियन एरिया। तो आज मतलब पहले तो पाँच हुआ था, आज लेकिन 22 कंट्री है, 28 में से 22 कंट्री है जो इस स्कैंडिनेवियन एरिया का पार्ट है। तो वो अभी स्कैंडिनेवियन एरिया कौन सा आप देख सकते हैं कि ये येलो में, या फिर जो ऐसा एकदम लाइट कलर दिया है, जिसमें जैसे कि फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, पोलैंड, सिज़ेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया है, तो ये सब स्केंजन मेंबर है, मतलब इस स्केंजन एरिया के अंडर। पहले तो पाँच ही थे, अभी तो आज 22 हो गए। और ये जो बाद में मिडल में ये कलर दिया है थोड़ा, मैं तो वो यूरोपियन मेंबर बट नॉट अ स्केंजन मेंबर। तो ये क्या बताता है कि ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, पर स्केंजन एरिया का मेंबर नहीं है। और लास्ट का जो है वो मेंबर ऑफ स्केंजन बट नॉट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ये जो लास्ट का जो कलर, जैसे कि रोमानिया हुआ, बल्गारिया हुआ, और बल्गेरिया, या फिर क्रोएशिया और आइसलैंड दिया है एकदम आप लास्ट में टॉप राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं। तो ये कंट्री स्केंजन एरिया के पार्ट है, पर यूरोपियन यूनियन के पार्ट नहीं है, ऐसा। जैसे सिप्रस हुआ, स्विट्ज़रलैंड हुआ, ये सब। तो ये हमने आज इतना देखा। तो स्केंजन वीज़ा क्या होता है? स्केंजन वीज़ा अलाउज एलिजिबल इंडिविजुअल टू ट्रैवल फ्रीली विद इन 26 पार्टिसिपेटिंग स्केंजन एरिया कंट्रीज, दिस मीन ट्रैवलिंग विल नॉट, ये हमने आगे देख लिया था, वो ये सेम दिया है और कुछ नहीं है। तो ये एक यूरोपियन यूनियन कैसे काम करता है, इस बॉक्स में ये बताया गया है कि यूरोपियन उसमें कौन से पार्ट होते हैं, या फिर कौन से लेवल रहते हैं कि काम करने के। जैसे कि यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन कमीशन रहता है, यूरोपियन पार्लियामेंट रहता है, यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस रहता है। ये चारों मिलके यूरोपियन यूनियन को एकदम चलाते हैं, मतलब इनके बिना काम नहीं होगा। एक एक भी अगर निकल जाए तो, जैसे यूरोपियन कमीशन, ये एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेटिक आर्म ऑफ द यूरोपियन यूनियन, मतलब ये सबसे हेड है कि क्या डिस्कशन लेना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो यूरोपियन यूनियन का ये सब फैसला लेता है यूरोपियन कमीशन। इट इज़ मेनली इसका मेन क्या एम है, या नहीं सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी क्या है कि जो भी नए नए लेजिस्लेशन है उसको इम्प्रूव अप्रूव करे और उसका इम्प्लीमेंट करे। जो भी पॉलिसी डिसीजन लिए गए हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा, और बाद में जो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है उनके द्वारा, मतलब इसका मेन फंक्शन है एग्जीक्यूटिव रोल और इम्प्लीमेंटेशन रोल। कोई भी पॉलिसी उसको इम्प्लीमेंट, मतलब उसको खाली कागज़ पे नहीं रहने देना है, उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है कोई भी पॉलिसी को। तो यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है, इसमें यूरोपियन पार्लियामेंट, इंडिया की पार्लियामेंट है, राज्यसभा और लोकसभा, उसमें जो मेंबर्स रहते हैं अलग अलग स्टेट से आते हैं। वैसे यूरोपियन पार्लियामेंट में कितने मेंबर है? 751 मेंबर्स। तो हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड एवरी 5 ईयर्स, तो वो हर 5 साल में इलेक्ट होते हैं। मतलब हमारे इंडिया में भी सेम ही प्रोसीजर है। लोकसभा में लेकिन 6 है, वो हम इलेक्ट नहीं करते, सॉरी राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं और अलग अलग कैंडिडेट इलेक्ट होते हैं। तो ये एक बॉडी है जो लेजिस्लेटिव, सुपरवाइजरी और इसकी बजटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कानून बनाना और कोई भी पॉलिसी उसकी चेकिंग करना कैसे काम कर रही है,
या फिर बजट देना, मतलब कितने किधर कहाँ कितने पैसे जाने चाहिए कौन सी भी पॉलिसी के लिए, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यूरोपियन काउंसिल क्या है कि इसमें यूरोपियन काउंसिल काउंसिल में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रहते हैं हर मेंबर स्टेट के, मतलब जैसे फ्रांस हुआ, जब स्पेन हुआ, नेदरलैंड हुआ, इन सब के कंट्री के मेंबर रहते हैं, मतलब ये रहते हैं कौन से, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। इनके साथ फॉरेन मिनिस्टर रहते हैं। और जो फुल टाइम प्रेसिडेंट, मतलब पूरे यूरोपियन काउंसिल का जो मेन प्रेसिडेंट रहता है हमेशा के लिए परमानेंट, वो इसके मेंबर रहते हैं। तो यूरोपियन काउंसिल हर 4 बार मिलते हैं हर साल। एक साल में उन लोग 4 बार मतलब मिलते हैं, एक एनुअली लोग 4 बार उनकी मीटिंग होती है। और बाद में स्ट्रेटेजिक लीडरशिप करते हैं कि एक मतलब डिसाइड करता है कि कैसा यूरोपियन यूनियन आगे हमारा काम करेगा उसकी, या फिर क्या रोल रहेगा फ्यूचर में। अभी ये यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये जुडिशियल मैटर से रिलेटेड है, मतलब कैसे से रिलेटेड है। तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरप्रेट्स एंड एजुकेट्स ऑन यूरोपियन लॉ एंड ट्रीटीज, एज यूरोपियन यूनियन लॉ हैज़ प्राइमेसी ओवर द नेशनल लॉ ऑफ यूरोपियन मेंबर स्टेट्स। तो इसमें क्या है कि जो यूरोपियन यूनियन जो मतलब 28 कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके क्या लॉ रहेंगे, क्या ट्रीटी रहेगी, उनको कैसे इंटरप्रेट करना है। और क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जो लॉ रहता है, मतलब इस 28 कंट्रीज का जो ये यूरोपियन यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इस अगर इसने जो मतलब लॉ बनाया वो कंट्री के लॉ के ऊपर रहेगा। मतलब अगर कोई स्पेन ने अलग से लॉ बनाया तो लेकिन वो अगर मतलब कंट्री में है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा उससे भी ज़्यादा मतलब उसी मैटर पे किसने मतलब यूरोपियन यूनियन ने लॉ बना दिया, तो वो कंट्री का लॉ बाद में आएगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन का लॉ पहले इम्प्लीमेंट होगा, उसकी बात मानी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रेग्जिट बताया था कि 2016 में वोट हुआ था कि यूरोपियन यूनियन हमें लीव करना है, यूनाइटेड किंगडम के लोगों ने कहा था, इसलिए रेफरेंडम हुआ था। और बाद में वोटिंग में क्या हुआ कि 51% लोगों ने बोला था कि हमें ब्रेग्जिट करना है, मतलब हमें यूरोपियन यूनियन छोड़ना है, और हमें अलग से हाँ एक हमारी कंट्री मतलब यूरोपियन यूनाइटेड किंगडम एकदम सेपरेट बनाना है, मतलब यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं रहेंगे। तो इसकी वजह से 12 बजे 31 जनवरी 2020 को ये यूरोपियन यूनियन से निकल गया, और इसे हम ब्रेग्जिट बोलते हैं। तो क्योंकि ये ब्रेग्जिट क्यों बोलता है, क्योंकि यूके में ज़्यादातर ब्रिटिशर्स है, तो उनका एक अलग से उनको वो बोल रहे थे हमें हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, हमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं होना है। और क्योंकि उनके कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स रहेंगे कि हमें कुछ अलग से एकदम रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है या फिर कुछ रहेगा, इसलिए उन्होंने एग्जिट कर दिया। तो ये बस ये दिया गया, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी ये जो सार्क ये ऑर्गेनाइजेशन है, और G20 ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स हुआ, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ, बिम्स्टेक हुआ, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो आधे घंटे का हो गया पूरा।